जितने भी जीवित कोशिकाएं उनका गोलाकार या फिर अंडाकार शेप का होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका शेप जो है किडनी के जैसा है, घोड़े के पैर के जैसा भी हो सकता है। कुछ जीवित कोशिका में तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, कुछ में दो भी पाया जाता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा भी केंद्रक पाया माने कि न्यूक्लियस पाया जाता है। सभी जितने भी जीवित हैं लिविंग सेल, उनका जो न्यूक्लियस है एक जैसा नहीं है, उनके काम पर निर्भर करता है कि न्यूक्लियस कैसा होगा। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो है चारों तरफ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये जो है न्यूक्लियस होता है, उसमें डबल न्यूक्लियस होता है, तो उसके बीच का जो ऐसे वाला जगह होता है उसको लोग बड़ी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये जो होता है जनरली इसमें जो बाहर से जो जुड़ा होता है उसको अंतर द्रव्य जालिका, जो अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा होता है। न्यूक्लियस जो अंदर से क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसे जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसमें कई जगह छेद होता है जिससे कि साइटोप्लाज्म से आदान प्रदान करता है जो चीज़ का ज़रूरत रहता है उसका। सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म, लेकिन वही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क वहीं सेंटर के अंदर द्रव्य यानी न्यूक्लियस जो एकदम धागा जैसा जो बना होता है उसको लोग क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये जो डिवीज़न है, सेल डिवीज़न के टाइम में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्रोमैटिन जो है वो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए से मिलकर होता है। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क जो है मतलब कि दो प्रकार का होता है कि यू क्रोमैटिन, एक हेटेरो। यू जो है बहुत बिखरा हुआ रहता है, एकदम बिखरा हुआ। हेटेरो क्रोमैटिन जो बिल्कुल हार्ड और सख्त होता है उसको हेटेरो और बिल्कुल बिखरा हुआ इसको यू क्रोमैटिन। सेल डिवीजन के टाइम जो है क्रोमैटिन नेटवर्क वो जो बिल्कुल ये छड़ जैसे संरचना बढ़ जाता है, इसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क से ही बना क्रोमोजोम, दोनों का नाम भी सुने, क्रोमैटिन और क्रोमोजोम। तो दोनों पता है न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस जो है इसके खोज जो फोंटाना किए थे, फोंटाना जो है न्यूक्लियोलस का खोज देते थे। इसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, और जो सेल डिवीजन के टाइम में जो है न्यूक्लियस का हेल्प करता है, इसलिए न्यूक्लियोलस कहा गया है। सेल को हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन कहते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मतलब जितना हम लोग जो पढ़े हैं हम लोग जनरली जो है विकसित यानी प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े, लेकिन जो विकसित नहीं रहता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। धरती पे सबसे पहले जीव हुआ है उसको यूकैरियोटिक कहते थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें मतलब कि यूकैरियोटिक में तो ज़्यादा विकास नहीं है, प्रोकैरियोटिक मतलब बने से विकास हो गया तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इन दोनों मुख्य अंतर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक वो हो गया जो विकास नहीं किया, यूकैरियोटिक वो हो गया जो विकास किया हुआ है। प्रोकैरियोटिक प्री और यू मतलब यू हम सब, यूकैरियोटिक हम सब आ गए। प्रोकैरियोटिक इसका विकास नहीं हुआ था। प्रोकैरियोटिक कम विकसित होता है और छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक तो विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में सभी चीज़ पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम रहता है, इसे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है और इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलुलोज की नहीं बनी होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज कहाँ आता है सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका भित्ति के। प्रोकैरियोटिक में इससे नहीं बना होता है और यूकैरियोटिक में उसी से बना होता है। अब आता है प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में जो अंतर पाया जाता है उसमें देखते हैं। प्लांट सेल में जो है सेल वाल होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है सेल में वाल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल जो है उसका शेप जो है जंतु यानी एनिमल सेल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। प्लांट सेल जो बड़ा होता है उसमें उसका शेप बड़ा होता है, उसके सेल का शेप बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में उसका नंबर बढ़ता है, इसीलिए आदमी बड़ा होता है। एक हार्ड सेल वाल होने के कारण जो पेड़ पौधा होता है उसका शेप जो है लगभग फिक्स होता है, लेकिन आदमी में जो है वो सेल वाल नहीं होने के कारण इन लोगों का एक तरीके से फिक्स शेप नहीं रहता है, मूवमेंट भी करते रहते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड पाया जाता है उसमें, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोजोम पाया जाता है इसमें। प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें होता है या फिर नहीं होता है।
प्लांट सेल में ऊर्जा का जो स्टोरेज होता है स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन एनिमल सेल में ऊर्जा का स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्लांट में स्टार्च के रूप में और एनिमल सेल में जो है ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट सेल में जो है सीलिया जैसे का निर्माण नहीं होता है और एनिमल सेल में होता है। सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम, ये तीनों जो है प्लांट सेल में होता है, नहीं होता है। सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम। सेंट्रोसोम भी होता है, वो भी नहीं होता है। लेकिन इसमें जो होता है उसमें नाम आता है वैक्यूल होता है, वैक्यूल के साथ साथ प्लास्टिड होता है। ये दोनों इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में।